नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को खुर्दा संग्राम के बारे में पढ़ाऊंगी। खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए, खुर्दा संग्राम जो है ना, ये 1817 में हुआ था। और जबकि 1857 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, तो 1817 में खुर्दा संग्राम हुआ था। तो खुर्दा संग्राम को जो है ये 40 साल पहले हुआ, 1857 से। तो खुर्दा संग्राम को ही पहला स्वतंत्रता संग्राम कहना चाहिए। ठीक है। जो उड़ीसा के सरकार ने 2021 में इस पे काफ़ी ज़्यादा वाद विचार भी हुआ था। उड़ीसा के सरकार ने कहा था कि खुर्दा संग्राम को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, लेकिन नहीं मान्यता दिया गया। हालांकि इसको काफ़ी ज़्यादा पहला तो नहीं कहा गया, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा मान्यता दिया गया। इसको बड़ा स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। खुर्दा संग्राम को बड़ा स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, पहला तो नहीं। लेकिन इसमें भी खुर्दा संग्राम में भी जो है बहुत सारे लोगों ने खुर्दा संग्राम में भी बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। बहुत सारे वर्गों ने भाग लिया था। किसान, जमींदार, सिपाही, सब ने विद्रोही लोगों ने भाग लिया था विद्रोह में। तो 1817 में भी, तो इसीलिए इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहना चाहिए। हालांकि लेकिन 1857 को ही कहा गया है, तो कोई बात नहीं। और हाँ, ये जो है पहले बार जो बुक प्रकाशित हुआ था पहला खंड में, उसमें तो ये हटा दिया गया था इसको। लेकिन फिर जो है ना, इसको एक केस स्टडी के रूप में, फिर इससे काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुआ, तो इसको एक केस स्टडी के रूप में हमारे बुक में दिया गया। अब इसके बारे में तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्या, उसी प्रकार की एक घटना 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा। तो अंग्रेजों के औपनिवेशिक नीति, आप लोग तो जानते ही हैं अंग्रेज कैसे औपनिवेशिक नीतियां अपनाती थी, बहुत ऐसा अत्याचार करने वाली नीति सब। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों, देश के अलग अलग हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा। असंतोष यानी कि जनता लोग जो है, किसान सब, ये सब जो है ना, वो संतोष थे, संतुष्ट नहीं थे, वो संतोष थे अंग्रेजों की नीतियों से। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है आपका खुर्दा, जो कि आगे कह रहा है आपका कि खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। खुर्दा जो है ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। देखिए, खुर्दा जो है ना, ये राज्य नहीं था, बल्कि ओडिशा राज्य के अंदर जो है एक जिला, शहर कह सकते हैं, एक जिला था खुर्दा ओडिशा राज्य के अंदर। ये राज्य नहीं था। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ मतलब किले, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक बहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक थे राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों यानी कि 14 किलों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा। एक्चुअल में जो है मराठा और खुर्दा के जो राजा थे, इनके बीच संघर्ष हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ ना, इसके दबाव, मराठा ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया। किस पे बनाया, तो ये वीर किशोर जो देव थे, इन पे बनाया। खुर्दा के राजा इस पे बनाया। तो इससे क्या मांगा, दबाव बना करके 4 परगना मांगा और जगन्नाथ मंदिर के संचालन का अधिकार भी माना कि इसको अब हम चलाएंगे, देख रेख इनकी करेंगे, और समेत 14 गढ़ जात 14 किलो को माना। और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में बनाकर ये मराठाओं तो को जो है सौंप दिया। इसने क्या किया, मराठाओं को सौंप दिया, मराठाओं को दे दिया। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव इस दुर्दशा से विचलित थे। एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, अब अच्छा लग रहा है। चलिए, तो उनके पुत्र उत्तराधिकारी मुकुंद देव, उनके पुत्र थे मुकुंद देव द्वितीय, वीर किशोर देव के जो पुत्र थे मुकुंद देव द्वितीय, इस दुर्दशा से विचलित थे। ये जो दुर्दशा था ना, इससे काफ़ी ज़्यादा विचलित थे। इनको मतलब कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि दुर्दशा से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि मेरे पिता से इन्होंने जो है, मराठा ने 4 परगना ले लिया है, जगन्नाथ मंदिर का संचालन का अधिकार ले लिया है, और 14 गढ़ जात ले लिया है, ये सारी चीज़ ले लिया है। इसीलिए ये जो है ना परेशान थे। अतः अंग्रेजों और मराठा
मराठाओं के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए, जब अंग्रेज और मराठाओं के बीच संघर्ष जारी चल रहा था, अंग्रेज और मराठाओं के बीच युद्ध चल रहा था, तो इसने सोचा ये अच्छा मौका है। मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों, उनको लगा कि मराठा ने क्या किया है, इनके पिता से जो है क्षेत्र ले लिया था, जैसे कि हम बताए ये गढ़ जात, 14 गो गढ़ जात, ये सारी चीज ले लिए थे, ठीक है, और 4 परगना ले लिए थे, जगन्नाथ मंदिर का संचालन का अधिकार ले लिया था। तो उसने सोचा क्यों ना हम जो है अंग्रेजों का साथ दे देंगे, अंग्रेजों का साथ दे देंगे तो क्या होगा, मराठा हार जाएगा। जब मराठा ये हार जाएगा, ये मराठा जब हार जाएगा तो तब क्या होगा, हारने के बाद मराठा ने जो इसका क्षेत्र लिया है वो अंग्रेज जो है इनको दे देंगे। किनको दे देंगे, मुकुंद देव द्वितीय को दे देंगे, ठीक है, जो कि वीर किशोर देव के बेटा थे, इनको दे देंगे, ये इन्होंने सोचा। इसीलिए जो है अंग्रेजों से क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। तो कह रहा है यहाँ पे मौके देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु फिर से प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। अंग्रेजों के साथ देने के लिए तैयार हो गए, उसके साथ सलाह किए, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ ठीक है दे देंगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। कह रहा है परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों, कह रहा है कि 1803 में ओडिशा को कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने, तो लेने के बाद उन्होंने इन दोनों मुद्दों से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। इन दोनों मुद्दे, कौन दो मुद्दे थे जो कि बोले थे देंगे तो वो नहीं दिए। ये था कि जो खोए हुए क्षेत्र सब थे और जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकार फिर से उनको दे देंगे, लेकिन क्या किया, तो कोई रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो मुकुंद देव के साथ धोखा हुआ, तो नहीं दिया। तो अब आगे क्या होगा, तो आगे सुनिएगा आप लोग। कह रहा है परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर, इसका परिणाम था, तो फिर परिणाम जब उन्होंने देखा तो मुकुंद देव ने ओडिशा के दूसरे दूसरे राजाओं के साथ मिलकर और मराठाओं के गुप्त समर्थन, कुछ मराठा लोग भी ऐसे थे, ठीक है, जो इनके साथ गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। जबरन जो है अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया मुकुंद देव ने। तब क्या होता है, इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा। इसकी वजह से अंग्रेजों से जबरदस्ती कर रहे थे, तो इसी वजह से इसको अपने पद से विस्थापित कर दिया मुकुंद देव को अंग्रेजों ने। अब कह रहा है अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया, और अंग्रेजों ने क्या किया, उनका जो राज्य था उसको अपने में मिला लिया, जो भी उनका और भी क्षेत्र था वो भी अपना लिया। अब कह रहा है संतावना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ कुछ पैसा उनको दे दिए, जो कि उनके पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का मात्र 10वां मतलब कि 10वां भाग था, ठीक है ना। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया, उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया, और अंग्रेजों ने क्या किया, उसको जगन्नाथ मंदिर का देखरेख करने का दायित्व दे दिया और उनका निवास पुरी में स्थापित कर दिया। उनको पुरी भेज दिया, उनको कहा जाओ वहां शांति से रहना, ठीक है ना, कोई विद्रोह नहीं करने के लिए उनको कहा। किसको कहा, मुकुंदेव को। मुकुंदेव जो है इनसे पहले से डर गए, ठीक है ना, कि उसका पद विस्थापित हो गया, इसलिए डर गए, इसलिए चुपचाप जो है इसको थोड़ा सा जो है कुछ पैसा दे दिया, और फिर जो है इसको जगन्नाथ मंदिर का देखरेख करने का दायित्व दे दिया कि इससे जो भी टैक्स आएगा, जो भी राजस्व आएगा वो आप रखिएगा और अपना भरण पोषण कीजिएगा, ठीक है। तो दे दिया और उसको पूरी भेज दिया गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के ऐसे युग का प्रारंभ हुआ। तो इस अनैतिक व्यवस्था से, नैतिक व्यवस्था नहीं था, ये काफी ज्यादा दुर्व्यवहार वाला, दुराचार वाला व्यवस्था से दमनकारी विदेशी शासन के ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि अब जो है विद्रोह करने वाले लोग सब हथियार लेकर के जो है तैयार हो गए विद्रोह करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के ये गलत नीति को देख करके। अब क्या कह रहा है, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद, खुर्दा को जब अंग्रेजों ने अपने अधीन किया तो उसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। राजस्व निवृत्त जमीन मतलब कि राजस्व जो है लगाया निवृत्त जमीन पर, जो जमीन पर टैक्स पहले नहीं वसूला जाता था उस पर भी टैक्स लगाया। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, राज्य के जो पूर्व सैनिक वर्ग थे, अब आगे क्या करे, सैनिक वर्ग जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग जो पहले से सेना की सुविधा कर, पाइक वर्ग मतलब पाइक जो है एक वर्ग है, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, पाइक क्या है, एक वर्ग है। और ये क्या करते थे, जब
राजा को जो है सैन्य सुविधा की जरूरत होती थी तो उस टाइम सैनिक सुविधा दे देते थे। उसके बदले में जो है राजा लोग क्या करते थे, उसको जमीन देते थे। जमीन देते थे जो कि फ्री टैक्स होता था, मतलब टैक्स नहीं लेते थे, बिना टैक्स के कर नहीं वसूलते थे। उसको जमीन देते थे कि अपना जो है अपना इसमें जो है भरण पोषण कीजिए इस जमीन से, खान पान। उसके बाद फिर इसको जमीन देते थे और जो सैन्य सुविधा देते थे राजा को। और जब शांति रहता था, प्रशासन व्यवस्था जब शांति से चलता था, तब ये लोग खेती करते थे, किसान का काम करते थे। अब आगे क्या कह रहा है, तो अब आगे कह रहा है उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो ये पाइक लोगों का क्या हुआ, जीवन जो है ना बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि पहले ये लोग टैक्स नहीं देते थे, अब इन लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। पहले तो इनसे टैक्स नहीं लेते थे ना, जमीन देते थे राजा लोग, तो अब इनको टैक्स देना पड़ रहा है। कह रहा है इस नीति की भयावहता, एक मिनट, हाँ, इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई। और इस राजस्व नीति की मांग में जो अनुचित वृद्धि किया, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि किया गया, तो इस संग्रह के दमनकारी और जो दमनकारी तरीके से बढ़ गई। दमनकारी तरीके काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज जो है दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई, ठीक है। तो और काफ़ी ज़्यादा जो है ये नीति बढ़ गई। अब क्या कह रहा है, इस नीति की भयावह राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से बढ़ गई। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा के बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। तो 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा के बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो लोग जमीन छोड़कर चले गए। क्यों गए, क्योंकि जो है उससे काफ़ी ज़्यादा अनुचित वृद्धि कर दी टैक्स में, राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। आगे कह रहा है आपका, अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति चालू रखा और राजस्व भुगतान की नीति चालू रखा जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयत यानी कि किसान, हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ाए थे, रैयत मतलब किसान होता है, रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई और हर साल उन्होंने राजस्व की मांग में वृद्धि किया। इसको अनदेखी कर दिया, ठीक है, ध्यान में नहीं का मतलब इग्नोर कर दिया। किसको अनदेखी किया, तो अनदेखी किया किसको, कि जमीन की उपजाऊ क्षमता है भी या नहीं है, उसको अनदेखी कर दिया। इसको नहीं ध्यान में देखा कि जमीन में उपज भी हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और रैयतों की भुगतान की क्षमता की किसान लोग जो है भुगतान कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दे भी पाएंगे उतना पैसा जितना इससे राजस्व ले रहे हैं या नहीं दे पाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी उदारता नहीं दिखाई। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, ये सब आते थे, उस टाइम भी उदारता नहीं दिखाई, दया का भाव नहीं दिखाया। आगे क्या कह रहा है आपका, तो आगे कह रहा है उदारता नहीं दिखाई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। और उड़ीसा जो है आपका, ऐसी आपदाएं वहाँ होती रहती, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, ये सारी। कह रहा है और फिर भी नहीं दया दिखाया। बकायदारों, ठीक ना, मतलब जिनके पास बकाया था, जिनके पास बाकी था, कर्जा था, कि जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया। उनकी जमीन को जो है राजस्व अधिकारियों, ये जो षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को दे दिया। उनकी जमीन को, जो बकायदादारों की जमीन थी, उनके जो के पास बकाया था ना, वो कर्जा नहीं दे पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से उनके जमीन को क्या किया, बंगाल के सट्टाबाजों को बेच दिया। अब आगे क्या कह रहा है, खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, इतना बड़ा इनका नाम है, जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, इतना बड़ा नाम का इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे शॉर्टकट नाम दे रखा है बक्सी जगबंधु। तो बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, इन्हीं के नाम से इनको बक्सी जगबंधु के नाम से जाना जाता था। वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे और इनकी भी जमीन को छीन लिया गया था। ये जमींदार थे, इनके जमींदार के पास बहुत ज़्यादा जमीन होता है, इनके पास था, तो इनके जमीन को छीन लिया था, इनको बेदखल कर दिया गया था। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए और जमीन से ही पहले के समय में लोग जो है जमीन को सब कुछ मानते थे, उन्हीं से वो लोग की उपज होती थी, तो उन्हीं से अपना भरण पोषण करते थे, तो उससे वही छीन लिया गया, तो वो भिखारी बन गए। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। वे भिखारी बन गए थे और फिर जो है खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान, जो अपनी इच्छा से जो दान पुण्य दिया, उसी से अपना गुजारा किया इसने। तो फिर जैसे जमीन से बेदखल हुआ तो लोगों के कह रहा है कि लोगों के संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व, ठीक ना, तो लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय, लोगों ने कहा कि संघर्ष करेंगे, इससे पूर्व ही की बात ये यहाँ पे बता रहा है। तो ये लोग भी, ये भी शामिल हो गए संघर्ष करने के लिए, क्योंकि इसकी भी जमीन को छीन ली गई थी। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि आपका उन्होंने, ये तो हो ही गया,
बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, और जो तकलीफ थी इन शिकायत, काफ़ी ज़्यादा जो शिकायत था वो जुड़ गई थी। आखिर क्यों ये जो मतलब कि लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, वो क्यों शिकायत पे शिकायत किए जा रहे थे अंग्रेज़ों का? कुछ तो रीज़न होगा, तो बहुत सारी रीज़न है। एक तो पहले उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, और भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं का नंबर में जैसे बताया गया है, का नंबर में अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, अंग्रेज़ों ने चांदी का सिक्का जारी कर दिया, अब चांदी के सिक्के का प्रचलन कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम आ गई। और ख नंबर में क्या कह रहा है, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, और कहा कि ये जो नई मुद्रा चांदी का सिक्का चलाया गया है ना, यही नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान, यानी कि राजस्व जो आपको देना है, भुगतान करना है, इसी नई मुद्रा में चांदी के सिक्के के रूप में, चांदी के सिक्के में आपको देना है। अब चांदी के सिक्का कहाँ से लाएंगे, ये समस्या, बड़ा समस्या आ गया जो है विद्रोही लोगों के सामने, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, जो जनता लोग थे, ये सारे किसान सब, इन सब के सामने। और ग नंबर क्या था, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, और खाद्य सामग्री जो खाने पीने की सामग्री थी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि किया। नमक की आपूर्ति में कमी, नमक की आपूर्ति में कमी हो गई, नमक जो है मिल नहीं रहा था, नमक की आपूर्ति में कमी हो गई, नमक की आपूर्ति में कमी, जो कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते, जो कंपनी के एकाधिकार नीति थे उसके चलते लगभग दुर्लभ हो गया, और नमक मिलना भी मुश्किल हो गया, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको जो है नमक बनाने पर रोक लगा दिया गया, बोला कि नमक नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक है, इस पर रोक लगा दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित रह गए। ओडिशा के जो पारंपरिक रूप से जो नमक बनाने वाले थे, वो लोग जो पहले से नमक बना रहे थे, इस काम से वंचित हो गए, ठीक है ना। इस काम से मतलब कि उसका रोजगार छीन लिया, एक तरह से कह सकते हैं। और अब आगे क्या कह रहा है तो आप लोग सुनिएगा। और घ नंबर क्या कह रहा है, स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थिति जमींदारों का आगमन हुआ। और जो स्थानीय जमींदार थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उस स्थान के जमींदार, तो उसको जो है कलकत्ता में नीलामी कर दी गई, उसके नीलामी करना, उसकी जमीन को छीन लिया, ठीक है ना। और बंगाल में अनुपस्थित जमींदारों, जो कि ओडिशा में उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित थे, यानी बंगाल के जमींदारों का, उनको जो है दे दिया गया, उनका आगमन हुआ, और फिर उनको जो है दे दिया गया जमींदार, मतलब कि जमीन दे दिया गया। कह रहा है इसके अतिरिक्त वो संवेदनशील, मतलब संवेदनशील नहीं तथा भ्रष्ट पुलिस, मतलब कटियों सा थोड़ा भी मतलब संवेदना नहीं दिखाते थे, तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया। और जो है उस टाइम का जो पुलिस व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, वो भी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले थे, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया, जिसके चलते और ज़्यादा जो है ये लोग अत्याचार सहते सहते तंग आ गए। अब क्या कह रहा है, 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत हुई। 1917 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी स्थानों पर हमला कर दिया। तो तब हुई थी जब जो है क्या हुआ, बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी स्थानों पर हमला कर दिया, और 100 से अधिक लोगों की हत्या कर दिया गया। और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों में एक बड़ी रकम लेकर चले गए, सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम जो है वो लेकर के चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में भी फैल गई। इस घटना की लहर खुर्दा के साथ साथ अलग अलग जगहों पर भी फैल गया। कह रहा है उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत, काफी ज्यादा उत्साह आ रहा था कि अब जो है अंग्रेज अफसरों को जो है हरा रहे हैं, इस वजह से उत्साह इसके अंदर आ रहा था। और भरपूर जमींदार, उत्साह से भरपूर जमींदार और जो कि रैयत मतलब किसान पाइकों के साथ मिल गए, और ये लोग भी पाइकों के साथ जो है मिल गए, उनका साथ देने लगे। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया कि कर मत दो अभियान, प्रताड़ित किया गया उनको, और एक कर मत दो अभियान शुरू किया गया, ठीक है, कि टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं देना, ये वाला अभियान जो है शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने क्या किया, पाइकों को उनके जो स्थान से वहां से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे, परंतु ये लोग असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जा में ले लिया। और क्या किया, 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धा, ये सब मिलकर के पुरी को कब्जे में ले लिया। और मुकुंद देव द्वितीय
को उनकी जो कि पुरी में उनको कहा था उनको रहने के लिए दिया था, पुरी में जगह दिया था अंग्रेजों ने, तो मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। वो मना कर रहे थे, वो नहीं बनना चाह रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले से ही अंग्रेजों के इस अत्याचार नीति, इतना शक्ति अंग्रेज के पास है, उससे डरे हुए थे, फिर भी उनको राजा घोषित कर दिया। उनको कहा कोई बात नहीं, हम इधर संभालेंगे, आप बस राजा बन जाओ। कह रहा जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन दिया, और जो जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी सब थे उन्होंने भी पाइक लोगों को भरपूर समर्थन दिया, भरपूर साथ दिया। अब क्या कह रहा है, स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। स्थिति को देखा हाथ से निकल रहा है तो अंग्रेजों ने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्दी ही घोषित राजा पकड़े गए, उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया, और उनके पुत्र सहित उनको कटक में क्या कर दिया गया, कारावास दे दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमर व राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच, ये तो यहाँ पे बख्शी की बात हो रही है, के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। मतलब कि जो है अंग्रेजी सेना नहीं आ पाए, उसका रास्ता बंद किया, सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। आगे क्या कह रहा है, इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तरी, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये यहाँ पे जो है बात किसकी कह रही है, तो ये बात हो रही है बख्शी की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बख्शी की बात हो रही है, और मुकुंद देव को उनके पुत्र सहित जो है कटक के कारावास में जेल में डाला। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइए, यहाँ पे बख्शी की बात हो रही है। अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच के यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। मतलब कटक और खुर्दा के बीच जितने भी यातायात के माध्यम थे अनजान के, उसको बंद किया, ठीक है, ताकि अंग्रेजी सेना और नहीं आ सके। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में भी फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मर्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा। तो उन्होंने जो है मेजर जनरल को भेजा, बड़े अधिकारी को उन्होंने भेजा, मर्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए, आजाद कराने के लिए भेजा, तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। जो बख्शी जगबंधु और उनके साथी को पकड़ लेंगे तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। अंग्रेज यही सब नीति लगाते थे, तो उन्होंने लगाया। आप कह रहा है इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए। तो इस प्रकार की कार्रवाई में सैकड़ों पाइक वर्ग के लोग मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए, कुछ लोग तो घने जंगलों में भाग गए। उन्हें सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए, और वो लोग जो है समूह में मिलकर के क्षमा मांगे अंग्रेजों से, तो उनको घर लौट गए क्षमा मांग करके। कह रहा है इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। मई 1817 तक जो है लगभग काबू में कर लिया खुर्दा संग्राम को। आगे कह रहा है परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। यहाँ क्या कह रहा है, परंतु खुर्दा के जो बाहरी क्षेत्र थे तो बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से उनके हेल्प लिया, और पाइकों ने उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष में मई 1825 तक जारी रखा, और ये लोग छिप छिप करके युद्ध करते रहे। अंत में उन्हें भी पकड़ लिया गया जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों के सामने अंतिम में जो है ये जो है काफी ज्यादा लड़ते लड़ते उसके बाद फिर जगबंधु ने क्या किया, बख्शी जगबंधु ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से जब फिर ये समाप्त हो गया खुर्दा संग्राम, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये नीति से अब काम नहीं चलने वाला है। अंग्रेजों ने जैसा कि 1857 में अंग्रेजों ने वो नीति अपनाया था बहुत ज़्यादा, तो फिर वो जो है उनके धर्म भ्रष्ट हो रहे थे, इस वजह से जो है और भी बहुत सारी बातें, ठीक है ना, तो उस वजह से जो है उन्होंने नई नीति अपनाई। तो उसी प्रकार यहाँ भी उन्होंने सुधार उन्होंने कुछ किया है क्या, खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से उन्होंने इसके उपरांत इसके बाद जो अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु की भावना दिखाई, अनुग्रहित और सहनशीलता दिखाया की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया, जो भ्रष्टाचार पुलिस और सब थे इन पे सुधार किया। आप कह रहे हैं नमक की कीमतों में कमी की गई, और नमक का जो बहुत ज्यादा दाम था उसकी कीमत में कमी कर दी गई, सस्ता कर दिया गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जिन राजस्व
अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया, उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया, उनके जो है उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनके कार्य से निकाल दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन वापस लौटा दी। और बेदखल जमींदार, जिस जमींदारों से जमीन ले लिया था, बेदखल कर दिया गया था, उसको अपनी जमीन क्या की, लौटा दी गई। दिग्वत खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दे दिया गया, और उसको जो है स्वतंत्र करके पूरी जाने दे दिया गया, और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जो है जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। 26,000 रुपये उनको दिया गया, पूरी जाने दिया उसको, जो है उनके पुत्र को, ये लिखा है दिग्वत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर, उसको जो है स्वतंत्र करके, ये इनके पुत्र थे, मैं एक बार फिर से बता दूं, बख्शी जगबंधु के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दे दिया गया। और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ 26,000 रुपये उनको प्रति सालाना दिया जाएगा। इसके अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा के 26,000 रुपये देंगे, और जो है जगन्नाथ मंदिर की देखरेख आपको करना है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है संक्षेप में, यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। जिसका उस क्षेत्र में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन पर काफी ज्यादा दूरगामी प्रभाव पड़ा था। इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इससे कमतर कर आंकना होगा। अगर आप सिर्फ इसको पाइक विद्रोह कह रहे हैं तो इसका मतलब आप इसको कम करके देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए केवल पाइक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग भाग लिए थे, आपका किसान, जमींदार, जनता, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के ये विद्रोह किया था। इस वजह से इसको केवल पाइक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, इसे कमतर आंकना होगा यदि आप इसको पाइक विद्रोह सिर्फ कह रहे हैं। तो ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो कहीं पे ढूंढना ना पड़े। जो नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर आज इतना ही रहने दीजिए, इसके अगले दिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आगे है क्वेश्चन आंसर, फिर से याद करें। तो आगे क्वेश्चन आंसर है, तो मैं फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आज इतना ही रहने दीजिए।